47 to 50 उसमें तो बस कोशिश ही थी, और पहले साल तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं था, स्टूडियोज़ की कोई हालत नहीं थी ऐसी कि की जाए, ना कोई एक्टर्स थे अवेलेबल, बहुत इस दिन की मार्केट हो, नए लोग आ रहे थे। ज़्यादातर आप उन फ़िल्मों में देखें अगर शुरू की तो नए ही थे। लेकिन जो मैंने कहा जैसे फेरे हुई फ़िल्म हिट, तो उसमें भी स्वर्णलता इंडिया से बहुत बड़ी नाम था उनका, वामे क़ज़रा, और ये इनकी जो 2 फ़िल्में थी बहुत हिट हो चुकी थी इस तरह की। तो यहाँ वो मियाँ बीवी दोनों आए, उन्होंने फिर उसी किस्म की अपनी फ़िल्में बनाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि शुरू की जो जितनी भी फ़िल्में अनवर कमाल पाशा, अहमद शुजा की हैं या इनकी हैं, फेरे थी, लारे थी, उसमें एक ख़ास ये बात मैंने नोट की बाद में बहुत, कि जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनके नाम हिंदवाना नाम होते थे, और वो इसलिए कि वो फ़िल्में वहाँ भी चलती थी, यहाँ भी, तो उसमें ड्रामा थे, ये तो खैर बन रहे थे, और ये घरेलू कहानियां वगैरह, लेकिन कुछ मौज़ूआत पे फिल्म बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी अगर आप मुआशी और माशरती नाहमवारी दिखा रहे हैं, गुर्बत दिखा रहे हैं, आप जो एलीट क्लास है उसके खिलाफ जद्दोजहद दिखा रहे हैं, तो वो इजाज़त नहीं थी। एक फिल्म बनी थी रूही के नाम से, जिसको डब्ल्यू.ज़ेड अहमद ने बनाया था गालिबन 54 में, और वो फिल्म जी, जो थी 54 में। वो बैन कर दी गई। वो फिल्म जी, इसलिए बैन कर दी गई पहली बैन होने वाली फ़िल्म थी वो, जो रूही, फर्स्ट मूवी बैन हुई पाकिस्तान की, वो क्योंकि रूही। कहा ये गया जी कि ये फिल्म जो है ना, ये कम्युनिज्म को कई दफ़ा पुराने जो एक्टर्स थे बेचारे, वो अपने शायद फ्यूचर के लिए या ओल्ड एज के लिए कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं करते थे, और उनकी कोई सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा नहीं था, बल्कि उनको और लोग जो थे उनके ही रिलेटिव्स या और उनसे जो रिलेटेड थे, बहुत नोच-नोच के उनको ही हर वक़्त उनसे ले-लेके उनकी चीज़ों को बेच के उनकी प्रॉपर्टी को मतलब इवन अब उनके सगे बहन-भाई भी इतने, जैसे मीना शोरी का बताया, नहीं उनके साथ इस तरह थे। अगर कुछ भी नहीं था तो अपने पास रखते या करते, गवर्नमेंट भी करा सकती थी इलाज, एंड में किया थोड़ा-सा गवर्नमेंट ने, लेकिन इट वाज़ ऑलरेडी टू लेट। तो ये बहुत अफ़सोस होता है ऐसी दर्दनाक जो नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में, और मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, वसीम अल्ताफ साहब और राशिद सईद खान साहब, दोनों ही पाकिस्तान से हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ, नमस्कार। जी, आदाब। जी, का बहुत आपका भी शुक्रिया हमें बुलाने का। राशिद साहब और वसीम साहब, आज टॉपिक थोड़ा-सा अलग है, और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। हालाँकि जो इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। शुरुआत में राशिद साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं पाकिस्तान में। मैं ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि भारत से पाकिस्तान निकला और जिस वक़्त पार्टीशन हुआ, उस वक़्त किस तरह के हालात थे और किस तरह का जो सेटअप था फ़िल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में? वहाँ से मैं आपसे शुरुआत में जानना चाहती हूँ। जी, अंबर, बहुत आपका जो है सवाल, आई थिंक बहुत से लोगों को शायद आपके यहाँ पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोग जानना चाहेंगे इस चीज़ को, जो हालात थे, क्योंकि उस वक़्त इंडस्ट्री जितनी भी थी और जितने भी लोग पार्टीशन से पहले यहाँ से लाहौर से भी गए हुए थे, वो बम्बई जाके और कलकत्ता से और इन जगहों से उन्होंने बहुत अपना नाम पैदा किया, और वो सब वहाँ पर थे। और बाद में नेचुरली जब एक डिवीज़न हुई मुल्क की, तो कुछ लोगों के लिए वहाँ रहना उन्होंने उस पसंद किया, कुछ लोग रह गए, कुछ लोग आके वापस चले गए, और कुछ यहाँ सब कुछ छोड़ कर आ गए। तो लाहौर की क्योंकि इंडस्ट्री में पहले भी काम हो रहा था, स्टूडियोज़ तो थे बहुत अच्छे। पंचोली के 2 स्टूडियोज़ थे हमारे यहाँ, दिलसुख पंचोली जो थे, वो एक समझिए एक बहुत बड़ा सितून थे इस लाहौर की इंडस्ट्री का, जिन्होंने उसके लिए बहुत काम किया, और उनके 2 सिनेमास थे और 2 ही स्टूडियोज़ थे। एक माल रोड पे था, अपर माल पे, और एक था उनका यहाँ नहर के ऊपर, जो लाहौर की बहुत खूबसूरत एक नहर है, उसके किनारे पे उनका स्टूडियो होता था, वो भी वहाँ पे था। तो वो फ़िल्में बना रहे थे, और उस ज़माने में उनकी खजानची फ़िल्म बहुत अच्छी चली, और उनकी पूरी एक टीम थी बाकायदा, उनके तनख्वाहदार मुलाजिम थे, बड़े-बड़े एक्टर, वो सारा था उस वक़्त। तो उस वक़्त जब ये पार्टीशन हुई है, तो पहले तो उन्होंने उस इंडस्ट्री में कुछ दिन काम किया, चले गए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो शायद वापस आके दोबारा से नहीं कर सकेंगे। तो उनको फिर वो स्टूडियो भी उनका भी जो था, वो उन्हें मतलब यहाँ पर छोड़ना ही पड़ा। और उसके अलावा यहाँ पर एक स्क्रीन एंड साउंड होता था उसी जगह जहाँ पे इनका पंचोली था, नहर के पास
मुस्लिम टाउन के करीब। तो वहाँ पर भी एक ये स्टूडियो था और एक स्टूडियो उसके साथ था जो मलका स्टूडियो कहलाया बाद में, वो इसी का पंचोली का था। तो 4 स्टूडियो थे तकरीबन। पंजाब आर्ट स्टूडियो था एक, तो नहर पे एक और था, और जिसको पहले उस वक़्त उसका नाम था लीला मंदिर भी था। तो ये सब स्टूडियोज़ बहुत, मतलब इनमें काम हो रहा था, फ़िल्में बनती थी। तो हुआ अब हम अगर पहली शुरू की करें तो ज़ाहिर है जिस वक़्त ये 47 के हालात हुए उस वक़्त, तो उस साल तो बहुत ही बुरा हाल था, फ़साद हुए, बहुत से ज़्यादा यहाँ चीज़ें हुई, प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया। तो ये जो रूप के शोरी का जो स्टूडियो था मुल्तान रोड पे, बहुत बड़ा स्टूडियो था, उसका एरिया बहुत ज़्यादा था और वो ज़रा शहर से हट के था। तो वो बिल्कुल जला हुआ स्टूडियो था। तो यहाँ पे फिर जब शौकत हुसैन रिज़वी आए, नूरजहाँ के साथ, उनकी बेगम थी, तो उनको ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा घर डेविस रोड पे उनको अलॉट हुआ शीश महल के नाम से, और ये स्टूडियो। तो उन्होंने फिर ये स्टूडियो शौकत हुसैन रिज़वी ने भी उसको स्क्रैच से बनाया। उनकी इंडिया में उस वक़्त जुगनू फ़िल्म सुपरहिट थी, जब वो छोड़ के आए हैं। दिलीप कुमार की और नूरजहाँ की, उससे पहले अनमोल खड़ी, ये सब थी। तो उन्होंने आके इसको स्टूडियो को सबसे पहले इंडस्ट्री को बनाने की कोशिश की। इस तरह के लोग थे जो शुरू में आए हैं। सत्तैन फजली थे, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे WZ अहमद, जिनका स्टूडियो था पूना में शालीमार स्टूडियोज़, जिनकी वाइफ नीना थी, बहुत पुरस्कार नीना के नाम से मशहूर थी। मन की जीत उनकी बहुत बड़ी फ़िल्म थी, बड़ी मशहूर, इंडिया में सुपरहिट थी। इस तरह की उनकी मीरा बाई उनकी थी, नीना उसमें मीरा बाई बनी थी बहुत। तो वो ये लोग आए, और हकीम अहमद शुजा थे, ये 4-5 लोग थे जिन्होंने जिनको बहुत काम भी आता था और बड़े माने हुए नाम थे, और इन्होंने आके फिर उन स्टूडियोज़ को संभाला। तो जो दूसरा पंचोली का नहर पे स्टूडियो था, उसमें पहले इसी नाम से रहा। फिर उसके बाद जब उसका नाम बदल दिया पंजाब आर्ट स्टूडियो, तो यहाँ पे 2-3 फ़िल्में बनी। एक फ़िल्म बनाई जो हमारे आगा जी गुल थे, बहुत बड़ा नाम है उनका भी, बहुत बड़े स्टूडियो ओनर, एवेन्यू स्टूडियो के मालिक। तो वो उस वक़्त इंडिया से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ़िस था बहुत बड़ा, बम्बई से और लाहौर के दरमियान। उनको फ़िल्में बहुत अच्छी चुनी हुई फ़िल्में यहाँ लाते थे। तो उन्होंने अपने उस स्टूडियो में एक फ़िल्म बनाई, दुल्ला भट्टी। वो इतनी सुपरहिट हुई कि उसके पैसे से उन्होंने न्यू एवेन्यू स्टूडियो दोबारा मुल्तान रोड पे बहुत बड़ा बनाया। और उसके बाद जो थे, इसी तरह वहाँ एक और बारी मलिक साहब, जिनकी बेगम इंडिया की हीरोइन नजमा थी, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया अपनी एक फ़िल्म जक्के वाली की कामयाबी से। वो एक फ़िल्म जो 1.5-2 लाख की बनती थी, उन्होंने 30-30, 40-40 लाख का बिज़नेस किया। और वो उससे ये 2 बहुत बड़े-बड़े स्टूडियोज़, जिनमें जैसे आपके यहाँ फ़िल्म सिटी है, बड़े-बड़े, मतलब उसमें खेत, बाग, गली, मोहल्ले और फ्लोर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 फ्लोर्स बने। तो ये लोग थे जिस तरह उन्होंने शुरू में काम किया। और फिर पाकिस्तान की पहली फ़िल्म जो थी रिलीज़ होने वाली, वो 1948 अगस्त में ईद के दिन तेरी याद फ़िल्म थी। उसमें दिलीप कुमार के भाई नासिर खान थे, एक आशा भोसले थीं, शमीम थी, नजमा थी, तो और नाथ साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, दाऊद चांद साहब उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने डायरेक्ट किया राशिद साहब, फ़िल्म। मैं आपकी बात को बीच में काटती हूँ, लेकिन ये जितने भी आर्टिस्ट थे, सब इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से थे या पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे सारे? एक मैं थोड़ा-सा ऐड कर लूँ एक चीज़। जी। ये लाहौर जो था, ये पार्टीशन से पहले भी एक फ़िल्म सेंटर था और यहाँ पहले भी फ़िल्में बनती रहीं। मसलन 1925 में यहाँ पे एक फ़िल्म बनी थी, द लाइट ऑफ एशिया, और इस जी, फ़िल्म में हिमांशु राय ने और सीता देवी ने लीड रोल्स प्ले किए थे, और ये इसको प्रोड्यूस किया था लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, जस्टिस मोती सागर। तो मोती सागर ने ये फ़िल्म जो द लाइट ऑफ एशिया प्रोड्यूस की थी, और ये महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के ऊपर थी ये फ़िल्म जो थी। जी, जी। 1925 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, यानी पहली फ़िल्म जो है 1913 में बरे-सगीर में बनी। राजा हरीश चंद्र, और राजा हरीश चंद्र के बनने के 12 साल के बाद लाहौर में ये फ़िल्म बनी, द लाइट ऑफ एशिया। और फिर 1928 में एक फ़िल्म बनी, डॉटर्स ऑफ टुडे। और ये फ़िल्म जो थी, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के एक ऑफ़िसर थे, जी के मेहता, ये उन्होंने फ़िल्म ये बनाई थी। और बहुत से
फनकार जो हैं पार्टीशन पे इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, कुछ यहाँ से वहाँ चले गए। और जो पहली फिल्म राशिद साहब अभी बता रहे थे जो पाकिस्तान में बनी, जो कि 2 सितंबर 1948 को रिलीज हुई, उसका नाम था तेरी याद, और वो दीवान सरदारी लाल ने प्रोड्यूस की थी और उसके डायरेक्टर दाऊद चांद थे। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म का प्रिंट जो है वो अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रिंट जो है वो जो शौकत हुसैन रिजवी की पहली वाइफ थी यास्मीन, उनके पास है, या दीवान सरदारी लाल की जो फैमिली है उनके पास है, लेकिन पाकिस्तान में वो गालिबन अवेलेबल नहीं है इस वक्त। क्यों राशिद भाई? जी वसीम साहब, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि एक फिल्म उसी दौर में एक और भी बनी थी, लव ऑफ ए प्रिंस, जो अनारकली की कहानी थी। लव्स ऑफ अ फुल प्रिंस। जी, लव्स ऑफ अनारकली का रीमेक थी ये। जी जी ये जी जी ये तो थी अनारकली। सैयद इम्तियाज अली ताज ने जो एक प्ले लिखा था अनारकली के, उसके ऊपर बेस्ड थी, और इसमें अहमद शुजा पाशा ने और सैयद इम्तियाज अली ताज ने भी काम किया था, और एक जी। डार साहब थे, उन्होंने भी काम किया था इस फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद साहब, मैंने आपसे जो पूछा था तेरी याद में, जो आर्टिस्ट जिन्होंने आपने बताया, ये सारे के सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे या कुछ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी लोगों को ये ज्यादा लाहौर बेस्ड थे, लेकिन इसमें जो हीरो थे तेरी याद के, वो थे नासिर खान, दलीप कुमार के भाई। तो जी। वो यहाँ आए हुए थे एक और भी किसी फिल्म की शूट के लिए, और ये फिल्म भी उनकी बन रही थी। एक्चुअली जो पार्टीशन के बाद फिल्म आई है, पहली बननी शुरू हुई, उसका नाम था दो किनारे। ये जितनी 3 फिल्में शुरू की हैं, ये सब पहले से प्लान हुई थी, इनकी शूट शुरू हुई थी। जो थी तेरी याद थी, बेकरार थी, सच्चाई थी, शहदा थी। तो ये सब 3-4 शाहिदा में फिल्में भी जो नासिर थी, खान थे, शाहिदा और में भी इनमें नासिर खान, जी शाहिदा में भी नासिर खान थे। जी, शाहिदा में भी नासिर खान थे, और जी दोनों बिल्कुल। फ्लॉप हो गई फिल्में, और हाँ फिर जी, वो बॉम्बे चले गए वापस। वो बॉम्बे चले गए, बिल्कुल। तो ओके। और ये अच्छा। था कि कुछ लोग उस वक़्त आए भी, बाद में भी आए, जो लोग ये वहाँ से यहाँ पे महबूब साहब ने भी अपना जी, प्रोडक्शन जी। का खोला, ऑफिस अच्छा, राशिद खोला। साहब, आने-जाने की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है। बहुत सारे आर्टिस्ट क्योंकि लाहौर और अलग-अलग जो पाकिस्तान के इलाके या पंजाब के हैं उधर से ताल्लुक़ रखते थे, और बहुत सारे वो पार्टीशन के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए, और बहुत सारे लोग इधर से पाकिस्तान गए। तो कौन-कौन से ऐसे बड़े नाम थे जो इधर से उधर हुए? अगर उनके जी, बारे में आप बताएँ। जो यहाँ की ख़ास जो अच्छा काम कर रहे थे और बड़ी फ़िल्में उनकी हिट हुई, उनमें से प्राण साहब का बहुत बड़ा नाम है, ओम प्रकाश साहब का नाम है, और रमोला थी, श्याम वो भी सुंदर यहाँ। थे, म्यूजिक जी? डायरेक्टर श्याम सुंदर थे म्यूजिक श्याम डायरेक्टर। सुंदर थे, जी, श्याम सुंदर थे। तो वो तो टिल हिज डेथ वो फिर वहीं इंडिया में ही काम कर रहे थे। लास्ट जो उनकी फ़िल्म बन रही थी शबिस्तान, उसमें रूप किशोरी थे, रूप बल्कि केशोरी थे, जी। चले और गए। बिल्कुल, और फिर यहाँ हमारी एक यहीं यहीं की लोकल थी जो रूप केशोरी से जिनकी शादी हुई, मीना शोरी। वो इंडिया में वो काम करके आई थी, सिकंदर में बहुत उनकी पज़ीराई हुई थी, तो वो भी फिर वापस वहाँ चली गईं, और बाद में फिर वो लेट 50s में, मिड 57-58 में वापस आ गईं पाकिस्तान, तो जब उनका डिवोर्स हुई। तो इस तरह कई लोग गए और कई लोग आए भी। रागिनी बहुत अच्छी स्टार थीं, अपने वक़्त की सबसे महँगी तरीन आर्टिस्ट में से थीं। तो और मास्टर गुलाम हैदर थे, जो कि बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो वो भी यहाँ आ गए बाद में। शुरू वो भी यहाँ से ही उन्होंने किया था, और इसी में पंचोली स्टूडियो में ही उनकी ज़्यादा फ़िल्मों में उनके मतलब वो जो सैलरीड होते थे म्यूज़िक डायरेक्टर, उसमें होते थे। और लता मंगेशकर, मैडम नूरजहाँ, और एक कई मेल सिंगर्स को भी उन्होंने बाकायदा पहला चांस जो था गाने का, उन्होंने ही मास्टर गुलाम हैदर ने दिया। और उनकी फिर आखिरी फ़िल्म जब थी, वो बहुत बीमार हुए, गुलनार थी एक फ़िल्म 1953 में, तो उस वक़्त फिर ही डाइड। और बाकी उनके शागिर्द सारे सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी मशहूर हुए, बाकी जितने भी उनके असिस्टेंट्स थे। जी। अगर बात की जाए क्योंकि हम अगेन हम जानते हैं सब इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कि आपने कहा कि जो जिनका प्री प्रोडक्शन रेडी था इनिशियली जो 48 में या जो अर्ली इयर्स में फ़िल्में आईं, वो जो पहले से जिनकी तैयारी थी वो फ़िल्में आईं। लेकिन किस तरह की और किस जॉनर की फ़िल्में इनिशियल इयर्स में अगर 50s या लेट 40s या 50s की बात करें,
किस तरह की और किस जॉनर की फ़िल्में बनी राशिद साहब पाकिस्तान में? ये जो इनिशियल एज में जो फ़िल्में चली, बनी वो ज़्यादा घरेलू थी फ़िल्में, या फिर कुछ थोड़ी-सी वो जो गाँव के बैकग्राउंड में होती हैं। हमारी जो पहली फ़िल्म बाकायदा जिसने बिज़नेस किया पाकिस्तान में भी और इंडिया में, वो थी फेरे। इन्होंने नज़ीर साहब ने बनाई थी और बाबा जी.ए. चिश्ती का म्यूज़िक था। उसके गाने बड़े खूबसूरत पंजाबी थे, मशहूर हुए, और स्वर्णलता उसकी हीरोइन थी, उनकी बेगम भी थी नज़ीर साहब की। तो उनकी ये पहली फ़िल्म थी जिसने एक हमें एक तरह की, जिसे कहना चाहिए, हिम्मत दी आगे काम करने के लिए। उसकी मतलब वो यहाँ भी जुबली की, उसने इंडिया में भी की। इनके स्वर्णलता के भाई थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे इंडिया में, तो उस वजह से वो फ़िल्म बहुत अच्छी तरह रिलीज़ की गई, और उसके गाने और उसका सारा जो था जैसे गाँव का एक माहौल बहुत ही ऑथेंटिक दिखाया गया। और अब अफ़सोस की बात ये है कि फेरे का भी अब प्रिंट नहीं है, था, लेकिन अब कहीं कुछ उसका नहीं रहा। अदरवाइज़ वो एक फ़िल्म देखने के काबिल होती। सर एक चीज़ ऐड कर दूँ कि फेरे जो थी, वो आप कॉपी कह लें या इंस्पायर्ड थी गाँव की गोरी से। जी, जी, जो जी, वो नज़ीर साहब की अपनी ही थी फ़िल्म। वो जी, नज़ीर जी, साहब की जी, अपनी फ़िल्म थी, नूरजहाँ थी उसमें। नूरजहाँ थी उसमें। जी, और उसके भी गाने बहुत खूबसूरत गाने थे। जी, हाँ, तो तो वो जो फ़िल्म और थी अंबर होता ये था कि आपने सवाल किया, उसके मैं बताऊँगा उसके मुतालिक, कि चाहे वो गाँव की फ़िल्म हो या शहर की हो, वो इस तरह बनाई जाती थी, अगर घरेलू फ़िल्म है, कि वो दोनों तबकों को, गरीब, अमीर, मिडल क्लास, सबको वो अच्छी लगे। और उस ज़माने में क्योंकि ज़ाहिर एक नई चीज़ थी, उसमें फैंटेसी भी होती थी, और एक तरह का लोगों को दिल को छू लेने वाला चीज़ों को भी दिखाया जाता था। चीज़ों को और जो एक थिएटर का स्टाइल था उसमें वो भी किया जाता था, थोड़ा एक्ज़ैजरेट, प्लस म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता था। सिंपल सी कहानियाँ होती थी, लेकिन उसमें अगर आप सोचिए 10-12 गाने हैं और उसमें से 7-8 गाने भी इतने सुपर हिट हो जाएँ जैसे फेरे के थे, तो वो फ़िल्म की कामयाबी थी, और लोग फिर उसी वजह से लोग उसे बार-बार भी देखते थे। उसकी रिपीट वैल्यू भी होती थी, कि आपको बहुत होता था, और जो लोग देखते थे एक-दूसरे को, जो नहीं गए होते थे उनकी उसकी कहानियाँ सुना रहे होते थे। और सिनेमा में आपको पता है, वो हमारे ज़माने में तो 4 आने की थी, शायद उस ज़माने में बाद में वो फ़िल्म के गानों की भी एक बुकलेट मिला करती थी, और वो लोग मतलब रिकॉर्ड या रेडियो लोगों की पहुँच में नहीं होता था, वो गाने उसमें से पढ़-पढ़ के देखते थे और सुनते थे, और मकबूल होते थे। तो ये वजह भी बहुत थी। और ये ज़्यादा, जैसे मैं आपको बता रहा था आपके सवाल के जवाब में, कि ज़्यादा जॉनरा यही था, कि या तो गाँव का माहौल या शहर का, उसमें घरेलू सी कहानियाँ, यही गलतफ़हमियाँ, दुश्मनियाँ, शादी-ब्याह, इस किस्म के ही होते थे, लेकिन वो वेल निट होते थे बहुत ज़्यादा, जो थे लेकिन जितने भी थे। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जी, ये जो अ, सोशल ड्रामा थे, ये तो ख़ैर बन रहे थे, और ये घरेलू कहानियाँ वग़ैरह। लेकिन अ, कुछ मौज़ूआत पे फ़िल्म बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी अगर आप मुआशी और माशरती नाहमवारी दिखा रहे हैं, गुर्बत दिखा रहे हैं, आप जो एलीट क्लास है उसके खिलाफ जद्दोजहद दिखा रहे हैं, तो वो इजाज़त नहीं थी। एक फ़िल्म बनी थी रूही के नाम से, जिसको डब्ल्यू.ज़ेड अहमद ने बनाया था ग़ालिबन 54 में, और वो फ़िल्म जी, जो थी वो 54 में। बैन कर दी गई। वो फ़िल्म जी। इसलिए बैन कर दी गई पहली पहली बैन होने वाली फ़िल्म थी वो, जो फर्स्ट रूही, मूवी बैन हुई पाकिस्तान की, वो क्योंकि रूही थी। कहा ये गया जी कि ये फ़िल्म जो है ना, ये कम्युनिज़्म को प्रमोट कर रही है, और जी। पाकिस्तान उस वक़्त और वो जो कैसे कर रही थी? ऐसा क्या था फ़िल्म में वसीम साहब? उसमें दिखाया गया था ना, मुख्तलिफ क्लास स्ट्रगल दिखाई गई थी उस फ़िल्म अच्छा, में। तो यानी जो गरीब तबका है, वो एक तरह से वो जिद्दोजहद कर रहा है उस तबके के खिलाफ जिसने के मोनोपोलाइज़ किया हुआ है हर चीज़ को। जी, तो एक्सप्लॉइट ये सारा। हाँ जी, जो एक्सप्लॉइट कर रहा है। जी, तो अयूब खान ने उस फ़िल्म को बैन अयूब खान तो ख़ैर उस वक़्त नहीं था, लेकिन स्टिल बहरहाल वो काफ़ी पावरफुल था उस वक़्त, यानी जी, बिहाइंड द सीन्स। जी, तो पाकिस्तान उस वक़्त ऑलरेडी जो है वो सीटो और सेंटो का मेंबर बना हुआ था, जो कि एक वेस्टर्न ब्लॉक था। तो ये जी, उनको नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे, तो वो फ़िल्म जो थी उसको बैन कर दिया गया। अच्छा, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो प्लीज़ ये बताएँ। कि जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो यहाँ पे जो जो प्रोड्यूसर्स थे,
वो चाहते थे कि जो इंडियन फिल्म्स हैं उनको बैन कर दिया जाए ताकि उनकी फिल्में चलें यहाँ पे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते थे कि इंडिया से फिल्में मंगवाई जाएं, क्योंकि बहुत कम फिल्में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी। 1946 में, यानी पार्टीशन से एक साल पहले, लाहौर में 144 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 109 फिल्में बॉम्बे में बनी थी, बॉम्बे और कोलकाता में, और सिर्फ 9 फिल्में ऐसी थी जो कि यहाँ लाहौर में बनी थी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ज्यादातर फिल्में तो वहां से आ रही थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि फिल्में इंडिया से मंगवाई जाएं ताकि उनका कारोबार चले, प्रोड्यूसर्स इसको अपोज कर रहे थे। जी। तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो चले गए सरदार अब्दुल रब निश्तर के पास, जो कि इंडस्ट्रीज के वजीर थे, और उनको दोनों ने कहा जी कि जी ये मसला है तो आप इसका हल निकालें। तो एक बड़ा दिलचस्प नोटिफिकेशन इशू किया गया, और वो नोटिफिकेशन ये था जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के हक में जाता था, और वो नोटिफिकेशन ये था कि फिल्म जो है ना, इट इज द वर्क ऑफ लस्ट एंड ल्योर and it should be left to the making of film should be left to the infidels, यानी जो गैर मुस्लिम है, जो कुफार है, ये उनका काम है, लिहाजा आप मंगवा लें, देखें, लेकिन खुद जो है ना वो आपका काम नहीं है फिल्में बनाना। तो वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को आजादी दे दी गई और वो वहां से फिल्में उन्होंने मंगवानी शुरू कर जी। अच्छा वसीम साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अभी राशिद साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन ये सवाल मेरा आप ही के लिए था। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन क्या वजह रही कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ और अभी तक वो उस मकाम पे ना पहुंच पाई है, क्योंकि 78 साल हो गए अभी तक। ये आपने जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा पहले कर दिया है, ये बाद में करना था, क्योंकि अभी तो फिल्म इंडस्ट्री उठ रही थी हमारी, यानी फिल्म इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही थी, ग्रो कर रही थी। जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो जवाल आया है ना, वो आया है 77 में, जब ज़ियाउल हक आया और उसने एक मार्शल लॉ लगाया और उसने फिर इस्लामाइज करना शुरू किया सोसाइटी को, तो वहां से फिर जवाल शुरू होता है हमारा। लेकिन उससे पहले जो 50s का दौर था, उसमें बड़ी अच्छी फिल्में बनी, 60s में बड़ी अच्छी फिल्में बनी, मिड 70s तक बड़ी अच्छी फिल्में बनती रही यहाँ पे। लेकिन ये फिर 77 में आके जवाल शुरू हुआ है, तो ये फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम मजीद पूछते हैं हमारे जो दोस्त हैं राशिद साहब, उनसे उस दौर के बारे में, 50s के बारे में। राजेश साहब, एक सवाल मेरा आपसे है। हमने अर्ली 50s और लेट 40s के बारे में बात की, लेकिन 60s और 70s, क्योंकि 70s आते आते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लेके पॉलिसीज काफी बदल गई थी, लेकिन 50s से 60s तक किस तरह की और कैसी बड़ी फिल्में बनी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में? जी अंबर, बिल्कुल ये था कि वो जो पहले साल थे 47 टू 50, उसमें तो बस कोशिश ही थी, और पहले साल तो जाहिर है कुछ भी नहीं था, स्टूडियोज की कोई हालत नहीं थी ऐसी कि की जाए, ना कोई एक्टर्स थे अवेलेबल, बहुत इस दिन की मार्केट हो, नए लोग आ रहे थे, ज़्यादातर अपन फिल्मों में देखें अगर शुरू की तो नए ही थे। लेकिन जो मैंने कहा जैसे फेरे हुई फिल्म हिट, तो उसमें भी स्वर्णलता इंडिया से बहुत बड़ी नाम था उनका, वामे क़ज़रा, और ये इनकी जो 2 फिल्में थी बहुत हिट हो चुकी थी इस तरह की। तो यहाँ वो मियाँ बीवी दोनों आए, उन्होंने फिर उसी किस्म की अपनी फिल्में बनाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि शुरू की जो जितनी भी फिल्में अनवर कमाल पाशा, अहमद शुजा की हैं या इनकी हैं, फेरे थी, लारे थी, उसमें एक ख़ास ये बात मैंने नोट की बाद में बहुत, कि जितने भी कैरेक्टर्स होते थे उनके नाम हिंदवाना नाम होते थे, और वो इसलिए कि वो फिल्में वहाँ भी चलती थी, यहाँ भी, तो उसमें जगह, वक्त और उसका बिल्कुल कोई तयन नहीं रखा जाता था। कभी ये नहीं दिखाया जाता था कि ये फिल्में ये कौन सी सा ज़माना है और ये कौन सा शहर है, या बैकग्राउंड सेटअप कुछ एग्जैक्टली पाकिस्तान में नहीं वो बताया। बिल्कुल ऐसा ही होता था जैसे इंडियन फिल्मों का होता है। और शुरू की कई फिल्मों में, क्योंकि बनाने वाले भी अच्छे कैलिबर के थे, लिखने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस वजह से वो फिल्में यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी बननी शुरू हुई। जब लोग आ गए, संतोष कुमार सबिहा का एक पेड़ था जिन्हें हमारी फर्स्ट लेडी कहा जाता है,
फिर नूरजहां थी। तो जैसे अब उस फेरे के बाद जो पहली फ़िल्म ज़रा चली हमारे यहाँ, वो नूरजहां की फ़िल्म थी चन्वे पंजाबी। अच्छा, उसमें नाम तो नूरजहां का आता है कि जी नूरजहां ने उसको एज़ अ सब कॉन्टेंट की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, मतलब हमारी साइड पर फ़िल्म डायरेक्ट की। लेकिन एक्चुअली उनके हस्बैंड शौकत सज़ान रिज़वी जो डायरेक्टर भी थे, स्टूडियो ओनर भी थे, और उन्होंने लाहौर से फ़िल्म ख़ानदान जैसी फ़िल्म हिट बनाई थी, फिर बाद में वहाँ इंडिया में जुगनू बनाई। तो उनकी डायरेक्शन थी। और इसमें हम एक एक्टर भी जो थे वो जहांगीर खान, वो भी बड़े मशहूर थे उनकी इस वो फ़िल्म एक से। ब्यूरोक्रेट थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट जी, थे, जी, जिन्होंने इस फ़िल्म में ब्यूरोक्रेट थे, हीरो जी, का जी। रोल प्ले और किया। नूरजहां ने उनके लिए गाना गाया, वो जो था चंद मुंडिया दिया प्यार, टूट गया, चन्न वे दिया दिल टूट गया। टूट गया। हाँ, वो बड़ा मशहूर हुआ। तो ये इस किस्म की फ़िल्में शुरू में जो थी वो बनी। उसके बाद फिर एक नूरजहां की ही उसके कुछ 1 साल बाद आई दुपट्टा। वो दुपट्टा फ़िल्म इंडिया में भी बहुत हिट थी, बहुत ज़बरदस्त, जुबली की, जिसके गाने सारा फ़िरोज़ निज़ामी का म्यूज़िक था। और ये जो उसमें ये वही फजली फ़िरोज़ साहब, निज़ामी है, ये वही फ़िरोज़ निज़ामी है जिन्होंने जुगनू फ़िल्म में म्यूज़िक दिया था। जी, 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 दिलीप जी, कुमार और नूरजहां, जी। यहाँ और बदला वफा और बेवफ़ाई। इनके भाई भी, वो जो नज़र मोहम्मद क्रिकेटर थे, वो इनके भाई थे। जी, 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 जी। और और नज़र मोहम्मद जो थे उनका अफ़ेयर भी था नूरजहां मैडम से। का वो और बड़ा वो उनसे मिलने के लिए गए तो वो कोई आ गया तो उन्होंने छलांग लगाई, खिड़की से नीचे गिरे और टाँग एक टूट टाँग गई, टूट गई। टाँग टूट गई। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, इस्लामिया पार्क में ये उनका था। जी। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या है उनका, जी। तो बस ऐसी ही चीज़ें हैं उस ज़माने की, जो कहानियाँ हर एक की बड़ी जिसे कहना चाहिए लुत्फ़। और वो गाने भी बहुत अच्छे थे, तो वो बहुत हिट हुई। उसके बाद फिर वो फजली साहब की दुपट्टा एक फ़िल्म थी, जिसका मैं आपको बता रहा था। तो उसकी भी बड़ी अच्छी कास्ट थी, अजय कुमार थे उसमें, और सुधीर थे, मैडम नूरजहां थीं, और उसके 8-10 गाने जो थे ना सुपर हिट थे। जो था चाँदनी रातें और बेशुमार इस तरह के अच्छे गाने जो थे। तारों से तो करें बातें। प्यारों से करें बातें। तो फिर ये एक वहाँ स्कूल ऑफ काफ़ी थॉट 2 पॉपुलर बन सॉन्ग गए। जी, है। तो कुछ पंजाबी फ़िल्में बहुत सुपरहिट हुईं। जो ये बारी मलिक ने और ये जो थे एवेन्यू स्टूडियो वाले, इन्होंने बनाई, वो सुपरहिट हुईं। उनकी वजह से भी बहुत एक ज़रा-सी सपोर्ट मिली इंडस्ट्री को। और कुछ जो ज़रा जिसे कहना चाहिए जिनमें बहुत एक क्लास थी, अब तो हमें ख़ैर वो भी बहुत पुरानी क्लासिक ही लगती हैं, लेकिन जो ये थे हकीम अहमद शुजा की फैमिली, अनवर कमाल पाशा वग़ैरह, ये बड़े रख-रखाव वाले थे। और इन्होंने जो भी फ़िल्में बनाई, कातिल इनकी एक फ़िल्म बहुत मशहूर हुई सबिया संतोष की, जिसमें इकबाल बानो का गाना बहुत मशहूर है, उल्फत की नई मंज़िल को चला तू बाहें डाल के बाहों में। और म्यूज़िक, और उसमें मतलब उनके प्रिंट भी इतने अभी शार्प हैं, अगर आप उसको वीडियो पे या डीवीडी पे देखें, ये फ़िल्में अवेलेबल हैं उनकी सारी। दो आँसू मतलब थी, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी रखते थे। बहुत अच्छी है। गुलाम, सेट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि उस ज़माने में बहुत मुश्किल था। फजली साहब की जी। और ये जो थे अनवर कमाल पाशा, इनकी फ़िल्मों में बहुत ज़रा बिल्कुल वो आर्ट डिको वाला फर्नीचर, और बहुत बड़े-बड़े घर, अच्छे और बहुत अच्छे आउटडोर्स, जितना भी होता था वो बहुत अच्छी उनकी ये फ़िल्में, जिस कातिल और गुलाम, बड़ी अच्छी, बहुत मशहूर वो उसका गाना इतना मशहूर था। वो जो था, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, बाल मास्टर बानों ने इनायत हुसैन। मास्टर इनायत हुसैन का। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी फिर उस ज़माने में बहुत अच्छे निकल रहे थे, 50s जी। में आहिस्ता-आहिस्ता। और काम की लोग, उनको बहुत लगन थी, पैसे से ज़्यादा या किसी चीज़ के, बस उनको बनाने वालों को भी और एक्टर्स को भी यही था। और ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा तो फ़िल्म के 7-7, 8-8 गाने एक दिन में रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने स्टूडियोज़ में। तो ये और उसकी बड़ी ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर जीए चिश्ती थे, इनके शागिर्द थे म्यूज़िक डायरेक्टर खय्याम। खय्याम, उमराव जान वाले इंडिया के। जी, हाँ जी। जी, जी। वो जीए चिश्ती साहब खय्याम, थे। और इनका जोड़ी थी खय्याम की रहमान वर्मा के साथ। जी, जी, बिल्कुल। रहमान वर्मा के साथ जोड़ी थी। रहमान वर्मा के और साथ। जी, जी। तो जी। पहले बिल्कुल। ये शर्मा और वर्मा के नाम से जोड़ी होती। हाँ शर्मा जी, जी वर्मा जी के नाम से बिल्कुल, ये बिल्कुल, म्यूज़िक देते बिल्कुल, रहे बिल्कुल। इकट्ठे। फिर ये तो मैं बहुत हैरान होता हूँ, जब मेरा ऑफ़िस था बीसीसीआई का माल रोड पे, उसके ऊपर ईएमआई का स्टूडियो था। तो यहाँ फिर रहे होते थे बाबा जी चिश्ती। सर से गंजे थे, और यहाँ बस एक झालर सी थी, जैसे शटलकॉक का होता है ना बालों की,
जी, और जी, वो मेहंदी से जी। लाल रंगे होते थे और मोटे-मोटे शीशों की ऐनक होती थी। जी, जी, जी। और उनका अपना अंदाज़ था, अगर नाराज़ हो जाते थे सिंगर कोई, चाहे वो नूरजहाँ हो या कोई और हो, तो वो फिर मतलब उनकी ज़ुबान से ना बस काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, गालियाँ ही निकलती थी और बहुत वो नाराज़ होते थे। तो मैं चुपके से कभी लंच ब्रेक में ऊपर चला जाता था और मैं देखता था, तो जब वो रिकॉर्ड करते थे तो उनकी सब बड़ी इज़्ज़त करते थे। हालाँकि वो बिल्कुल एक दरवेश सिफ़त आदमी थे, सादे, बिल्कुल सादे कपड़े, सफ़ेद उनका कुर्ता-पजामा होता था, लाल बाल और उनकी ऐनक मोटे शीशों की, और लेकिन क्या चीज़ें बनाते थे, यकीन ही नहीं आता कि इतने सादा आदमी, इतनी सादा बोलचाल वाले, वो इतनी-इतनी चीज़ें। पुरानी इंडिया की फ़िल्में, शुक्रिया और कौन-कौन सी उनमें आप गाने सुने, उनके अभी भी वो हम रिकॉर्ड्स मेरे घर में हैं, 78 आरपीएम में। तो नाम उनका हमेशा हम बाबा जी चिश्ती बाबा जी कहते थे, तो लगता वो था सर कि कोई सादा बल्कि अक्सर वो एक माचिस की डिबिया के ऊपर ना वो ऐसे धुन बना लेते थे। जी, गा बिल्कुल, के और बिल्कुल। धुन बना लेते थे वो। वो यही क्या है बात! आपको वसीम साहब, कि जब वो हीर रांझा बननी हुई शुरू हुई, और पाकिस्तान की जो हीर रांझा 1970-71 के बीच में बनी, तो खुर्शीद अनवर ने उसका म्यूज़िक देना था और एजाज साहब बना रहे थे, नूरजहाँ के जो हस्बैंड थे। और वो फ़िल्म भी एक अपनी तरह की एक फ़िल्म है, उसको चाहे मतलब टाइमलेस है, जितने मर्ज़ी साल गुज़र जाएँ, उसका म्यूज़िक, उसकी चीज़। तो उसमें वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी इतने इंडिया से आए थे और इतने पढ़े-लिखे आदमी से, सीएसएस किया हुआ था उन्होंने, और मास्टर्स भी किया हुआ था उन्होंने, और म्यूज़िक भी मतलब उन्होंने खुद सीखा था, वो कोई उनकी फैमिली में गाने बजाने का नहीं था। तो वो कहते थे कि जब मैं हीर रांझा के लिए म्यूज़िक फ़ोक बनाना चाहता हूँ, मैं जिस तरफ भी कोई धुन बनाता हूँ, मैं देखता हूँ जीए चिश्ती सामने खड़ा है। हर तरफ से कहीं न कहीं से जीए चिश्ती इतना काम कर चुके थे, 3 दफ़ा तो वो हीर का म्यूज़िक दे चुके थे, इस तरह का। तो वो जितनी भी कोशिश करते थे कुछ भी उन सिचुएशंस के लिए बनाने के लिए, तो उन्हें हर तरफ, कहते हैं, मुझे इतनी मुश्किल थी कि हर तरफ जीए चिश्ती मुझे सामने नज़र आता था। एग्ज़ैक्टली। जी। तो हमने पाकिस्तान बनने से लेके यानी कि लेट 40 से लेके 50, 60s और 70s तक हम आ गए हैं और नहीं, नहीं, शुरुआत अच्छी 70s रही तक और क्या है? जी। 70s तक 70s अभी के तो बारे में 50s आपने भी बात कर ली है। ना नहीं, 70s हम अभी ये 50s की जो बड़ी फ़िल्में हैं, उनको डिस्कस कर लें कुछ को, मेरे ख़्याल में। हाँ, रूही की बात जी, की इन्होंने, WZ अहमद की, जैसे कि वो पहली थी, फिर उसके बाद जो उस साल की सबसे बड़ी 1955 में आई, वो कातिल थी, अनवर कमाल पाशा की। और उसके मास्टर ने हुसैन ही, जैसे बताया, उसके वो थे म्यूज़िक डायरेक्टर कतील शिफाई, उसके लिरिसिस्ट थे, और सबिहा संतोष, नय्यर सुल्ताना, मुसर्रत नज़ीर उसमें थे। इसका वो तो गाना ये था ना, ओ मैना ना वो जाने मैना क्या न हो जाने क्या गया, हो गया, कहाँ दिल खो कहाँ गया। दिल खो गया। जी, बिल्कुल। सारे इसके गाने बहुत अच्छे थे। तो ये कातिल। भी एक अजीब फ़िल्म थी, और इसमें भी सब कैरेक्टर्स हिंदू थे, और एक बहुत अजीब स्टोरी थी कि जो हीरो है, बहुत उस मतलब मोहब्बत के साथ एक कहीं अपने जिनके उनके बॉस होता है, उसके साथ वो उनकी बेटी से उसकी शादी होती है, दरमियाना-सा गरीब-सा लड़का है, गाँव से आया हुआ, और उसके बाद वो उसका किसी और से अब वहाँ अच्छी लड़की, अपनी ही मतलब हाई सोसाइटी की लड़की से होता है अफ़ेयर। तो उसमें फिर वो ना अपनी बीवी को ज़हर दे देता है। तो ओहो! उसकी वो स्टोरी थी, जो कि बहुत ही, शायद किसी इंग्लिश की किसी नॉवेल से या किसी से ली हो, लेकिन वो बिल्कुल एक डिफरेंट सी स्टोरी थी। लेकिन वो लड़की जो होती है, जिसको ज़हर दिया होता है, वो बच जाती है किसी तरह, और फिर दोबारा, तो एक बहुत शॉकिंग सी स्टोरी थी। तो ऐसी स्टोरीज़ भी जिसमें हीरो का मतलब इतना जिसे कहना चाहिए एक नेगेटिव रोल हो, तो उस लिहाज से वो सुपर हिट फ़िल्म थी, अपने म्यूज़िक और एक्टिंग के लिहाज से, और उसकी जितनी टेक्निकली भी इतनी वो अच्छी फ़िल्म थी कि अभी भी कोई भी उसे देखे तो बहुत आपको वो अच्छी लगे, इस किस्म की ये तो थी। अच्छा, मैं एक यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2 एक्ट्रेसेस इंडिया से पाकिस्तान आईं। मीना शोरी और शीला रमानी। जी, अनोखी शीला के लिए। अनोखी के लिए। शीला जी, रमानी ने देवानंद के साथ टैक्सी ड्राइवर में काम टैक्सी किया था। ड्राइवर, बिल्कुल। अच्छा, वो यहाँ पे आईं, यहाँ पे कराची में वो थीं और उसके बाद वो उन्होंने यहाँ के जो हालात देखे फ़िल्म इंडस्ट्री के और जो पॉलिटिक्स देखी और जो यहाँ पे नेग्लेक्ट देखा, तो वो फिर छोड़ के वो वापस इंडिया मुंबई चली आ गईं। गए। जी, सिंधी थीं वो और उनके जो चचा थे वो डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं कराची में, सिंध से थीं ओरिजिनली, तो वो वापस चली गईं। दूसरी जो मैंने आपको अभी बताया वो थी मीना शोरी। मीना शोरी यहाँ पे आईं
और कुछ फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और फाइनली उनका आखिरी दिनों में वो मेयो हॉस्पिटल में एक चारपाई पे पड़ी हुई थीं, किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है। बहुत बड़ी फनकारा थीं जिन्होंने सिकंदर फ़िल्म में भी काम किया जी, था, बिल्कुल। सोहराब मोदी के साथ। नहीं, उनका तो वो जो एक थी लड़की का गाना है ना, लारा लप्पा लाई रख दे, हाँ, वो जो लारा लप्पा गर्ल इंडिया में मशहूर थी, आईएस लारा जौहर भी लप्पा थे उसमें जी, और बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म थी, तो सुपर हिट थी वहाँ वो। उनकी डेथ हो गई तो दफनाने के लिए कोई 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 इंतजाम नहीं था, तो फिर लोगों ने पैसे इकट्ठे करके तो उनको दफनाया। क्यों सर, ऐसे ही है जी, कि बिल्कुल ऐसे ही था और यकीन कीजिए कि आप उनको पहचान ही नहीं सकते थे। मतलब वो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे कोई स्केलेटन बेड पे पड़ा हुआ है। हालाँकि वो बड़ी एक तरह से वोलuptuous सा उनका फिगर था और बड़ी खूबसूरत शक्ल थी और बेशुमार फ़िल्मों में यहाँ पे काम करके फिर इंडिया गईं, फिर इंडिया से फिर वापस आईं और यहाँ फिर उन्होंने कैरेक्टर एक्टिंग शुरू की। बहुत पैसा कमाया लेकिन वो एंड में उनका बहुत बुरा हाल हुआ। उस जी, ज़माने में उनके पास बड़ी-बड़ी कारें होती थीं और बड़ी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में थी इंडिया में, लेकिन यहाँ उनका जो था ना इस तरह का। एक और इसी तरह की कलावती थी, उनका भी यही हुआ, रागिनी का भी हुआ। मतलब ये समझ से बाहर होता है कि कई दफ़ा पुराने जो एक्टर्स थे बेचारे वो अपने शायद फ्यूचर के लिए या ओल्ड एज के लिए कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं करते थे और उनकी कोई सपोर्ट सिस्टम भी ऐसा नहीं था, बल्कि उनको और लोग जो थे उनके ही रिलेटिव्स या और उनसे जो रिलेटेड थे बहुत नोच-नोच के उनको ही हर वक़्त उनसे ले-लेके उनकी चीज़ों को बेच के उनकी प्रॉपर्टी को मतलब इवन अब उनके सगे बहन-भाई भी इतने जैसे मीना शोरी का बताया, नहीं उनके साथ इस तरह थे। अगर कुछ भी नहीं था तो अपने पास रखते या करते, गवर्नमेंट भी करा सकती थी इलाज, एंड में किया थोड़ा-सा गवर्नमेंट ने, लेकिन इट वाज़ ऑलरेडी टू लेट। तो ये बहुत अफ़सोस होता है ऐसी दर्दनाक जो लोगों की हैं आर्टिस्ट की कहानियाँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, अच्छा, तो इसके अलावा आप ये देखिए कि इंडिया से ज़िया सरहदी भी आए थे, जिन्होंने वहाँ पे हम लोग फ़िल्म बनाई थी जी। और ज़ियाउल हक ने उन पे केस बना दिया, उनको कैद कर दिया कि ये कम्युनिस्ट हैं और वो फिर पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए और फिर वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। सादत हसन मंटो जो थे, वो वहाँ पे बॉम्बे में थे और ख़ासे एक्टिव थे फ़िल्म इंडस्ट्री में। वो यहाँ पे आए तो उनके ऊपर एक केस बना दिया गया कि ये फ़हाशी, फ़ोश चीज़ें लिखते हैं। वो उनका जो एक नॉवेल था, ठंडा गोश्त, वो अब सॉरी अफ़साना था। तो वो अफ़साना। उन पे केस बना दिया गया एंड ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। जी, सादत ही वाज़ हसन वेरी यंग। जी, जी, मेरा ख़्याल है 43-44 उनकी एज होगी जिस जी, वक़्त उनकी 1955 था शायद जब डेथ हुई है। जी, 55 में डेथ हुई है जी, जी जी। उनकी। तो मतलब ये कि जो फ़नकार थे, बहुत से जो राइटर्स थे, उनके साथ कुछ अच्छा सलूक रियासत ने नहीं किया। फ़िल्में बैन कर दी जाती थीं, उसके अलावा फिर वो प्रॉपर उनको अ, वो मकाम नहीं दिया गया, तो काफ़ी लोग मायूस हुए यहाँ पे जी, और काफ़ी यहाँ से उधर चले गए। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो थे, वो यहाँ छोड़ के उधर चले गए। साहिर लुधियानवी यहाँ से वहाँ चले गए। तो ये इस तरह से जी, आप तो प्लीज़। नजमुल हसन भी थे ना एक, आपको याद होगा नजमुल हसन बहुत खानदानी एक बड़े जी, जी। ब्यूरोक्रेट फैमिली से थे और जी, उन्होंने भी इंडिया में बहुत काम किया, जिनका देविका रानी वाला अभी जो इंडिया ने वो बनाया भी है ना, जुबली इसके सीरीज है इसके ऊपर मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स या उसके ऊपर दूसरा जो आपका है उसके ऊपर उनका आया जुबली के नाम से, इसमें सारा वो प्राइम दिखाया वीडियो प्राइम जी वीडियो प्राइम जी वीडियो पे प्राइम पे, हाँ प्राइम जी, प्राइम पे आया है। तो वो इन्हीं का कैरेक्टर था, वही जो मतलब एलोप कर गए थे उनकी हमन सराय की जो वाइफ थी, देविका रानी के साथ। तो जी, वो भी जी। बड़ा अच्छे एक्टर थे, उनकी भी इसी तरह नजमुल हुआ हसन, कि आखिर में उनके पास भी कुछ नहीं था अपना। तो जैसे एग्ज़ैक्टली। कई कई केसेस हैं, कई एक्टर्स जो भी पुराने वहाँ उस वक़्त में तो नाम इतना होता है, लेकिन ओल्ड एज में या उनके फ्यूचर का अपना वो कोई नहीं खुद भी करते, फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी हर किसी के लिए नहीं कर रही जितना करना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और अर्ली 50s लेट 40s 60s 70s और अंत में 70s में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर, जिसकी वज़ह से काफ़ी कुछ बदला पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में। और आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री शायद जिस तरह से शुरुआत ठीक-ठाक हुई थी,
अब बीच में तो एकदम ऑलमोस्ट एक बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। जी, गैप आ गया एक तरह का। जी। जी, 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 जी। हालाँकि 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ठीक-ठाक शुरुआत हो गई, लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है फ़िल्म इंडस्ट्री, जब प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो अभी काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जी, बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो जो इंडस्ट्री थी ना बाकायदा के स्टूडियोज़ थे लाहौर में और कराची से भी बहुत बड़ा था। कराची में 3 थे हुँ, इंटरनेशनल, ईस्टर्न और मॉडर्न 3 स्टूडियोज़ कराची में थे जितना मैं जानता हूँ। तो जी। वहाँ पर भी शूटिंग के लिए भी लोग जाते थे, फैसिलिटीज़ थी या फिर वहाँ भी अगर कोई बनाना चाहता था, कुछ एक्टर्स जो थे हुँ, जब तक दोनों में बैलेंस आता तो वहाँ भी रहते थे। एक वक़्त था कि जब लाहौर ही मेन बहुत बड़ा था और सब जो हमारे एक्टर्स थे, हमारी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी रही जो 60s से लेके समझिए लेट 90s तक भी उन्होंने काम किया। वो बांग्लादेश से उनका ताल्लुक था, शबनम। तो उनकी जोड़ी हर एक्टर के साथ बहुत अच्छा उनका कपल बनता था, नदीम, शबनम, वहीद मुराद मेरा शबनम ख्याल है सारे। आज उनकी सालगिरह भी है। जी, 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 उनकी हुँ, सालगिरह। बिल्कुल। तो मुझे फ़ोन आया था उनका तो बहुत ही कमाल, बहुत ही मतलब हमारे यहाँ शो बिज़नेस में उन जैसा कोई नहीं गुज़रा। आप समझिए कि वो पाकिस्तान की शर्मिला टैगोर थी। बिल्कुल उसी तरह उनका उठना-बैठना, तैयार होना और इतनी अनअस्यूमिंग और इतना मेहनत से काम किया अंबर उन्होंने और यकीन कीजिए कि किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उनकी तरफ आँख भी उठा के देख ले, सिर्फ़ वो अपनी मार्केट वैल्यू और अपने काम की वज़ह से थी। उन्होंने कभी किसी चीज़ में नहीं ऐसी में उनका कोई कभी कोई हुँ, कोई ऐसा जिसे कहना चाहिए इश्यू हुआ हो जी, या कोई स्कैंडल या कोई चीज़ ऐसी, बहुत वो कमाल थी। तो वो भी यहाँ रुक गईं जब यह 71 के बाद हमारे दोनों अलहदा हुआ मुल्क का इस तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट का। तो वो यहाँ शुरू में तो वो जाके कहीं उन्होंने अब चली गई यहाँ से एग्ज़िट करके अफ़गानिस्तान। फिर जब उन्हें हालात बेहतर हुए और एश्योरेंस हुई कि फ़िल्में कंप्लीट करवानी है और ये है, तो वो फिर आईं और उसके बाद उन्होंने लगातार काम किया। तो उनके जब हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके पेरेंट्स बहुत ओल्ड थे, तो वो फिर यहाँ से बहुत बाद में गई हैं और अब भी रेगुलरली वो यहाँ आती हैं। अभी इस दफ़ा भी उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तो उसके लिए भी वो यहाँ रह के गई हैं। तो ओके। वो ऐसे कम से कम अच्छी मिसालें भी हैं कि जिन लोगों ने जी, बहुत काम किया और डिफरेंट रिलीजन की हमारे यहाँ नीलो थी, वो क्रिश्चियन थी, रोज़ीना थी, क्रिश्चियन थी, सुजाता थी, जो रज़िया सुल्तान में भी आई आपके जो कमाल अमरोवी की फ़िल्म थी, वो भी जी, हमारे यहाँ के ही थी। तो इस तरह और की बहुत से शबनम हिंदू थी, शबनम ये हिंदू बात। थी, जी, जी, जी। झरना नाम था उनका, झरना घोष। तो इस तरह हमारे ये भी बहुत था, बहुत लोगों ने काम किया एक्टर्स, एक्ट्रेसेस में और भी जी, जब हमारी इन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी को-प्रोडक्शन भी हो रही थी, तो भी नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बहुत लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये है कि बीच में आके बहुत किसी जब कोई ना सपोर्ट सिस्टम हो और इस तरह हैphazard हो, तो वो बस फिर यही हुआ कि स्टूडियोज़ वीरान होने लगे और सब वो जी, आहिस्ता-आहिस्ता वो हम राशिद भाई इंडस्ट्री नहीं बाद बनी। में आगे डिस्कस जी, करेंगे जी। सारा। जी, बिल्कुल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहा है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर, और आगे भी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बाकी हैं और सुनने के लिए मिलेगी। राशिद साहब और वसीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।